भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के बाद भारत खंड में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी। तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई तरह की चुनौतियां सामने आई, लेकिन सभी चुनौतियों का सत्तारूढ़ पार्टियों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को भी बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश की। इसलिए भारत में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की जनता लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाती है। शायद इसलिए ही जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी रणभेरी तैयार योद्धा का इंतजार में आपका स्वागत है। जी हां, आज बात करेंगे लोकतंत्र के महापर्व की, जिसे लोकसभा चुनाव के साथ साथ आम चुनाव भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की तैयारी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने कई सीटों पर अपने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी बड़ा ऐलान किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच और गांधीनगर से चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद हैं। भाजपा ने इस बार भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया है। दरअसल गुजरात के भरूच और गांधीनगर दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। गांधीनगर से अमित शाह तो वहीं भरूच से मनसुख वसावा सांसद हैं। दोनों नेता 2024 में भी इन्हीं सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। अमित शाह ने अपने विरोधी कांग्रेसी प्रत्याशी को 5,57,000 से अधिक वोटों से पराजित किया था। उन्हें करीब 8,94,000 वोट मिले थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस बार गांधीनगर से सोनल पटेल को टिकट दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 1984 के बाद से ही कांग्रेस इस सीट पर अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी सूची भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के दौसा से सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर कन्हैयालाल मीणा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं करौली धौलपुर के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का भी टिकट कट गया है। मनोज की जगह इंदु देवी जाटव को बीजेपी ने टिकट दिया है। उधर मणिपुर की एक सीट के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। मणिपुर इनर से सांसद केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का टिकट कट गया है और राजकुमार की जगह बीजेपी ने टी बसंत कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवारों की 5वें लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। लिहाजा इन नामों की अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इस लिस्ट में 2 नामों पर सबकी नजर है, जिसमें पहला नाम है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत का, जबकि दूसरा नाम है मशहूर टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान राम के किरदार से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल का। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया है, तो वहीं अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी कैंडिडेट्स की इस 5वीं लिस्ट में कई और भी नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट मिला है। जितिन प्रसाद यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें वरुण गांधी की जगह पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से और संबित पात्रा को पुरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को झारखंड की दुमका सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि सीता सोरेन JMM के प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। वहीं उत्तर कन्नड़ सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का टिकट कट चुका है। इसके अलावा कुछ ही समय पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बिहार से ताल्लुक रखने वाले अन्य केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से, RK सिंह आरा से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर पटना साहिब से और सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से टिकट दिया गया है। लोकसभा की 40 सीटें रखने वाले राज्य बिहार में इन दिनों सियासी पारा उफान पर है।
एक तरफ जहां एनडीए ने इस राज्य में सीटों के बंटवारे से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में बात पटरी पर बैठती नहीं दिख रही। बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का मामला अटका पड़ा है। आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है, इसलिए उनके बीच बात नहीं बन पा रही है। इसके अलावा पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और कटिहार जैसी कुछ सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है, लेकिन आरजेडी इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है, जिससे उनके बीच अब उहापोह की स्थिति बनती जा रही है। कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस हाईकमान दोनों को बता दिया है कि धरती छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद से ही गठबंधन में टेंशन शुरू हो चुका है। वहीं आरजेडी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मामले में कांग्रेस हाईकमान से फाइनल बात करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे। दरअसल कांग्रेस पार्टी बिहार की 40 सीटों में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी और बाद में वही कांग्रेस 9 सीटों पर आ गई, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। दरअसल कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई और आरजेडी अपने नेताओं को सिंबल बांट रही है। दरअसल बेगूसराय सीट से कांग्रेस अपने नेता कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने यह सीट सीपीआई को दे दी। कांग्रेस पार्टी पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसी सीटें चाहती हैं जहां मुसलमान वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन आरजेडी ने ये सीटें कांग्रेस को नहीं दी। नीतीश कुमार के पलटी मारने से बुरी तरह से जले भुने लालू प्रसाद यादव अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो कांग्रेस से एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। वो पप्पू यादव को भी स्वीकार कर सकते हैं, लेफ्ट पार्टी को भी एडजस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है सीटें जीतने की कोशिश। इसलिए कांग्रेस के साथ आरजेडी की बातचीत अटकी पड़ी है और उनके बीच सीटें फाइनल नहीं हो पा रही हैं। वैसे हकीकत यही है कि बिहार में मोदी विरोधी मोर्चे की जो भी ताकत है, उसमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सबसे मजबूत पोजीशन में है। यहां चुनाव में हार और जीत लालू यादव के सपोर्ट बेस पर निर्भर करता है। कांग्रेस का वैसे भी बिहार में कोई खास प्रभाव नहीं बचा है, क्योंकि पार्टी के पास यहां न संगठन है न नेता। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने असम, अंडमान, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 46 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बस्तर सीट से कवासी लकमा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी ने इमरान मसूद को टिकट दिया है, तो वहीं वाराणसी सीट से कांग्रेस ने अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बात करें यदि महाराष्ट्र की, तो यहां महायुति के बीच सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा भी जल्द होगी। इसी बीच अजीत पवार गुट ने अपने एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सुनील तटकरे को रायगढ़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तटकरे इसी सीट से फिलहाल सांसद हैं और अजीत पवार गुट की एनसीपी ने उन्हें दोबारा इस सीट से मौका दिया है। वो महायुति की तरफ से इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सुनील तटकरे को अजीत पवार का बेहद करीबी माना जाता है। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने सुनील तटकरे के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि हमने सीट बंटवारा 99% पूरा कर लिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाविकास आघाड़ी के निर्णय पर तंज कसते हुए खुद अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान संजय निरुपम के भीतर बगावत की झलक साफ तौर से नजर आ रही थी। यहां तक कि संजय निरुपम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, लेकिन पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है, क्यों सभी नेता एक एक करके पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं रह गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी भी कर रखी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर संजय निरुपम न सिर्फ उद्धव ठाकरे पर बल्कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पर भी आक्रामक नजर आए कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है। जो मुंबई में या पूरे देश में जो
कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है, उस नेतृत्व की शायद कोई चिंता नहीं रह गई। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ऐसा मान कर चला जा रहा है नेतृत्व की तरफ से कि जिसको जो करना है करे, हम इसकी किसी की चिंता नहीं करते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है कि एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश में न्याय पर आधारित एक घोषणा पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के अलग अलग वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ठीक उसी वक्त उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, उसके अपने जो स्थापित नेतृत्व हैं उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है। शीर्ष नेतृत्व से मैंने अपेक्षा की थी कि मैं लगभग 5 वर्षों से 2019 में चुनाव हारने के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे हक मिलता है, मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का। लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य ये है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई। बहुत ज़्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है ये। और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो सुना आपने, ये संजय निरुपम की पीड़ा थी, वेदना थी, और हो भी क्यों ना, पार्टी के शीर्ष नेता हैं और इससे पहले वो चुनाव लड़कर 2 बार सांसद भी बन चुके हैं और इस बार उत्तर पश्चिम में उनका जनाधार जो है उसको लेकर वो पूरी तरीके से तटस्थ हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वहां से अमोल कीर्तिकर के नाम की घोषणा करके संजय निरुपम को पेशोपेश में कर दिया और अब संजय निरुपम अपनी भूमिका को लेकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनके अंदर का जो दर्द था वो देखने को मिला। अब आपको बताते हैं कि लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में जब भी आम चुनाव करीब आते हैं, तमाम पार्टियां जीतने की जद्दोजहद में जुट जाती हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के अखाड़े को मजबूत करने के लिए वो हर संभव प्रयास करती हैं। नई सरकार का गठन होता है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों को लेकर, मन में इस समय उनके क्या चल रहा है आम जनमानस के भीतर। आज खासकर इसी विषय पर इन 24 न्यूज़ का कैमरा निकला जनता के बीच और उसने ये जानने का प्रयास किया कि लोग आम चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। आखिरकार अब इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है, आम जनता की क्या राय है, सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी अपनी पार्टी, सभी की तरफ से जो सूची है, लिस्ट उम्मीदवारों का, वो ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा सभी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, उनका क्या राय है, हम इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग आ जा रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या राय है उनकी लोकसभा चुनाव को लेकर। मेरा नाम वसीम शेख है। ओके वसीम जी, असल मायने में बात करें तो आप बताइए कि चुनाव क्या होता है, क्या लगता है आपके हिसाब से चुनाव क्या है, वोट क्या है? चुनाव मेरे हिसाब से पहले बताइए, वोट देते हैं? सॉरी, देते हैं ना, वोट देते हैं ना, वोटर आईडी है, सब कुछ है हमारा, वोट देते हैं ना मैम। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज़्यादा काम करती है, किस पार्टी से आप खुश हैं? अभी कैसा है मालूम है मैम, अभी हम लोग तो कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं कि जो भी अभी चल रहा है माहौल इंडिया में पार्टी को लेके, जो भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बात है वोटिंग की, तो अभी हमको जो पार्टी सही लगेगी उसको वोट देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में किसी देखना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल जिसको देखना चाहते थे तो वो तो जेल में ना मैम। अभी जेल में किसकी बात करें आप? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आपके हिसाब से क्या लगता है उन पर जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा, वो सारे आरोप आप किस तरह से सब तो मुझे नहीं पता मैम क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन उनको मैं लाइक करता हूँ दिल से कि वो उनको लाइक करते हैं उनके कामकाज से? उनके कामकाज से ना मैम, उनके कामकाज से उनको लाइक करते, इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सर पीएम बने।
यानी कि अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी जेल में है। ईडी ने उन पर शिकंजा कसा है, लगातार पूछताछ चले शराब घोटाला मामले को लेकर। हमने इस विषय पर राय ली, उनका कहना है। यहाँ पर हमने बातचीत की, एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि कोई भी नेता आए पर वो आम जनता के हित के लिए कार्य करे। इसके अलावा तमाम और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वोटिंग को लेकर उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, किस नेता को वो चुनना चाहते हैं, कौन सा नेता आने वाले समय में हो। आने वाले चुनाव को लेकर क्या क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? मोदी नंबर 1। मोदी नंबर 1, मोदी नंबर 1 या फिर बीजेपी? बीजेपी नहीं है, मोदी है। बीजेपी मोदी के नाम से बीजेपी को जानता है, बीजेपी को थोड़ी ना कोई जानता है। कमल के फूल को मोदी नंबर 1 क्यों? मोदी देश के लिए अच्छा है बस। अच्छा क्यों, मतलब कामकाज या फिर उनका नाम? सब कुछ है बस। ईवीएम जब तक है मोदी है। ईवीएम हटाओ, मोदी हटाओ। महाराष्ट्र में किसे देखना चाहेंगे? किधर भी है मोदी है। ईवीएम जिधर है उधर मोदी है। चुनाव को लेकर क्या राय आपकी? चुनाव आने वाला, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी पार्टियां जो है उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में हमारे श्री उद्धव साहब ठाकरे आने वाले हैं और बीजेपी जाने वाले। पूरे दावे के साथ आपके? बिल्कुल बिल्कुल। जो काम उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र में किया है वो काम कोई नहीं कर सकता, ना मोदी कर सकता है ना अमित शाह कर सकता है। जावेद जी, मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव होने वाला है, वोट अगर बात करें मतदान की तो कैसे देखते हैं आप, किसे चुनना चाहेंगे, कौन हो? बहुत अच्छा सवाल। हमारे पास मत रहा ही कि दान करे। हमारे पास मत होता तो दान करते। ईवीएम है, ईवीएम ही दान करेगी। ईवीएम जिसके पास है, ईवीएम जिसके सपोर्ट में, ईवीएम की सेटिंग जिसके पास है, आप उसको पूछना चाहिए कि पार्टी किसकी है। आप तो आम जनता है, हमारा तो काम है आप। तो आम जनता के हाथ में रहा कहाँ? आम जनता से तो सब आप ही चुनते हैं, आप ही चुनते हैं। और हम चुनते थे। अब ईवीएम है ना, अब ईवीएम की सरकार चल रही, ईवीएम है। अब तो मतदान रहा ही। ईवीएम की सरकार यानी ईवीएम से ही तो अगर आप मतदान कराते थे, बैलेट पेपर से वोटिंग कराते थे तो बहुत अच्छा निष्पक्ष होता था। अब निष्पक्ष है ही नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा? ईवीएम हटाओ, निष्पक्ष करो, देश बचाओ। ऐसी ताकत में देश पड़ा है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं। हालात बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब है। हर चीज़ यहाँ होते हुए भी आदमी परेशान है, हालात ख़राब है। मतलब क्या है? देश की जनता परेशान रहेगी और देश का वो वर्ग खुश रहेगा जिससे जनता का कोई कनेक्शन ही नहीं है। वर्ग कौन से वर्ग? वही मैंने बोल दिया, कारपोरेट के बारे में बता दिया, आपके समझ में आ गया। और जहाँ बात है नेता की, तो नेता तो हमारे कैसे आपको सब मालूम है। नेता खरबपति है, जनता गरीब है, लेकिन जब डोनेशन की बात आती है तो जनता। पर नेता तो दावे करते हैं कि हम आम जनता के लिए काम। आप नेता से तो पूछो आप क्या काम किया आपने, हमसे क्या पूछते? हम तो जनता है, हम तो अपने मत का अधिकार उनके लिए। जनता ही सब कुछ है। जनता जनार्दन थी, अब नहीं है, अब तो ईवीएम है। आपकी नाराजगी सीधी सीधी। यस, आपने समझ लिया। और अगर आप बात को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जैसे चुनाव आने वाला, लोकसभा चुनाव, तो चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कौन सा नेता चुनना चाहेंगे? इस बार कौन सी पार्टी आए? कांग्रेस कांग्रेस से तो कई लोग छोड़ रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ही आना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। ऐसा क्यों? अच्छा है कांग्रेस, थोड़ा ठीक है। तो सुना आपने, हमने राजनीतिक और लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता से प्रतिक्रिया ली। चुनावी चर्चे पर आम जनता ने अपनी राय दी। किसी ने कहा कि बीजेपी से वो खुश है तो कोई कांग्रेस से। किसी ने अपने आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो राहुल गांधी को नेता के रूप में देखना चाहेंगे। इसके अलावा किसी ने बीजेपी का जिक्र किया। सभी ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने कहा कि ईवीएम हटाओ। सभी ने अपने अपने तरीके से अपना अपना आक्रोश व्यक्त किया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जिस तरह से आम जनता इंतजार कर रही है, जिस तरह से आम जनता की उम्मीदें हैं, क्या वो राजनीतिक पार्टियां खरी उतरेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इन 24 न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नीरज सिंह के साथ शारदा जायसवाल, मुंबई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में साल 2024 के शुरुआती मार्च महीने तक कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 96.8 करोड़ के पार चली गई है। अब जब भारत में 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक वोट डाले जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट आएंगे, इसी बीच आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि क्यों आपके देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक लोकतंत्र के इस महापर्व पर मताधिकार का उपयोग कर देश के प्रति अपना फर्ज हर किसी को निभाना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
भारत में साल 2024 के शुरुआती मार्च महीने तक कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 96 करोड़ 80 लाख के पार चली गई है। अब जब भारत में 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, इसी बीच आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्यों आपको देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक लोकतंत्र के इस महापर्व पर मताधिकार का प्रयोग कर देश के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहिए। आप अपने एक वोट से उस सही प्रत्याशी को चुन सकते हैं जो लोगों के लिए समर्पित होकर कार्य कर सके। यदि आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो गलत प्रत्याशी के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। देश के चुनाव में यदि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इससे आपको एक मौका मिलता है मौजूदा सरकार के कामों के आधार पर निर्णय लेने का। यदि वर्तमान सरकार जनहितैषी नहीं है तो आप उसको मतदान के जरिए बदल सकते हैं। मतदान आपको एक ऐसा मौका देता है जिससे आप बदलाव भी ला सकते हैं। इसलिए आप जब भी वोट डालें बहुत ही सोच समझकर निर्णय लें और ये कार्य करें। यदि आप चुनाव में वोटिंग करने जाते हैं तो ये आपके देश के प्रति प्यार, समर्पण और जज्बे को भी दिखाता है। आपके वोटिंग करने जाने के निर्णय से यह भी पता चलता है कि आप सच में देश के निर्माण के प्रति सहयोग कर रहे हैं और आप उसी कड़ी में एक बड़ा प्रयास भी कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में रहकर भी यदि आप अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं तो आप लोकतंत्र को कमजोर करने में एक कड़ी बन रहे हैं। यदि सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उस सरकार को बहुमत मिलता है जो अधिकतर लोगों की पसंद रही होगी। इससे चुनावी प्रक्रिया और देश का तंत्र मजबूत होता है। हमें आशा है कि आप भी समझ गए होंगे कि क्यों देश के महापर्व में आपको भी हिस्सा लेकर इसको सफल बनाना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में एक अहम योगदान देना चाहिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।